हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख चुका है कि आज हम रिवीजन करने वाले हैं अमलगमेशन की, तो मैं बहुत क्विकली आप लोगों को गो थ्रू करवाने वाला हूँ। बट हाँ, साथ में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो आप लोगों को सिलेबस में या आपके बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलती है। तो नो बकवास, सीधा टॉपिक किया जाए शुरू। तो बात करें आज हमें बेसिकली ये जो आपको अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, पहले तो मैं आपको इन तीनों ही वर्ड्स के मीनिंग समझाऊंगा। ये तीनों ही जो कंसेप्ट्स है क्या कहते हैं और क्या इनमें लिटिल बिट डिफरेंसेस है, इन चीज़ों को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट अमलगमेशन। तो मैं अगर दोस्तों बात करूं अमलगमेशन की, तो आप सभी को पता है कि अमलगमेशन जनरली कंपनीज का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया, कब इंडिया में इसको पॉपुलैरिटी मिली, और सबसे पहले ग्लोबली ये जो कॉन्सेप्ट है कंपनी के अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन या मर्जर एक्विजिशंस का, ये कैसे है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको 2 मिनट में एक ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा, जो कि आपको पढ़ने में शायद ही कहीं मिले अनटिल अनलेस आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली रिसर्च ना करें। तो ये कंसेप्ट जो शुरू होता है अमलगमेशन का, ये कंसेप्ट शुरू होता है 1760 से 1760। ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से। नाइजीरिया आपने सुना होगा, तो यहाँ से एक ये कॉन्सेप्ट सामने आया था फर्स्ट टाइम। बट क्योंकि आप सभी को पता है ये उतना डेवलप्ड नेशन नहीं था, तो इस कंसेप्ट के ऊपर ब्रिटिशियस कंपनीज की ध्यान पड़ी और उन्होंने देखा कि भाई कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने अडॉप्ट किया। देन इसको जगह मिल गई ब्रिटिशियस लॉ में। आप सभी को पता है जो ब्रिटिशियस लॉ है, इसी को कहीं ना कहीं हम इंडियंस फॉलो करते हैं। मतलब जितने भी इंडिया में लॉ बने हैं उसमें से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मोर देन 75% लॉज आर बेस्ड ऑन ब्रिटिश लॉ। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप किसी लॉ एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के मोस्ट ऑफ द लॉ बेस्ड होते हैं ब्रिटिश लॉ। तो हमारे यहाँ भी एक लॉ आया जो जनरली कंपनीज को गवर्न करता है, कंपनीज के रेगुलेशंस को गवर्न करता है, और वो लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट। आप सभी ने कंपनीज एक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो कंपनीज एक्ट आप सभी को पता है 1956 में फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। उसके पहले भी था, बट टेक्निकली इंडियन कंपनीज की अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट से जो एक्ट पास हुआ था वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, जो कि अभी रिप्लेस हो गया है 2013 से। और उसके बाद बीच टाइम टू टाइम काफ़ी सारे इसमें रूल्स आते रहते हैं। तो जो अमलगमेशन है ये 1960 से होता हुआ 1956 इस कंपनीज एक्ट में हमारे इंडिया में के कहीं ना कहीं बिजनेसेस में भी इसने अपनी प्लेस बना लिया था। बट फिर भी इसे उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी पॉपुलैरिटी इसे 1988 में मिली थी। हाँ, इसे पॉपुलैरिटी 1988 में मिली थी, जब आप और मैं थे ही नहीं, तब से ये अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो चुका था इंडिया में। ये कंसेप्ट कौन सी केस स्टडी से पॉपुलर हुआ है मैं आपको ये भी थोड़ा बताना चाहूँगा। तो आपने एक नाम सुना होगा, स्वराज पाउल। अगर नहीं सुना है तो आप एक बार इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो स्वराज पाउल या फिर आप DCM लिमिटेड एंड एस्कॉर्ट लिमिटेड, ये जो कंपनीज थी पब्लिक कंपनी 1988 में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने बड़े लेवल पर एब्जॉर्प्शन का काम किया था, एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट 1988 में स्वराज पाउल और DCM लिमिटेड ने एस्कॉर्ट लिमिटेड, ये कंपनीज ने आपस में क्या किया था, एस्कॉर्ट लिमिटेड ने आपस में एक्विजिशन मर्जर किया था और इन्होंने साथ में मिलकर बिजनेस को, इस जो अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट है इसको कहीं ना कहीं डेवलप किया था इंडिया में। और उसके बाद आप सभी को पता है 1992 में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, 1991-92 में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसके बाद बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल्स कंपनी इंडिया में आई और बिजनेस की। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे इंडिया में लास्ट 20-22 ईयर से आफ्टर 21st एरा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और रिसेंट टाइम में बात करूँ तो इसके ऊपर 2015 में इंड AS एंड उसके पहले इस अमलगमेशन से रिलेटेड AS14 ऑलरेडी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात कर रहा था।
तो काफ़ी तेज़ी से हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स में बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ हिस्ट्री बताने की कोशिश की। अब हम थोड़ी सी इसके थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि अमलगमेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो अमलगमेशन जो टर्म है, ये अमलगम ये वर्ड से लिया गया है और अमलगम का मतलब होता है कम टूगेदर। ये जो अमलगम एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कम टूगेदर। तो अमलगमेशन को हम अगर एक्सप्लेन करें तो जहां पर भी दो या फिर उससे ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी, टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी कम इनटू वॉलंटरीली लिक्विडेशन आएगी, बट कैसे? वॉलंटरी लिक्विडेशन से आएंगे। आपने लिक्विडेशन का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पर एक आपके कंपल्सरीली लिक्विडेशन, वॉलंटरी मतलब आप बोल सकते हो एक स्टैट्यूटरी लिक्विडेशन होता है आपको और एक वॉलंटरली होता है। तो अमलगमेशन में जो भी कंपनी आती है वो वॉलंटरली लिक्विडेशन के थ्रू आती है और एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है। और जो न्यू कंपनी होती है वो क्या करती है? टेक ओवर करती है, मतलब बिजनेस खरीद लेती है। बिजनेस खरीदना मतलब उनके जितने भी फाइनेंशियल स्टेट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उसे टेकन ओवर कर लेती है विथ स्पेसिफिक कंडीशन। उनके टर्म्स होते हैं, तो टर्म्स ऑफ अमलगमेशन के अकॉर्डिंगली वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेकन ओवर करते हैं। जैसे इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊं ताकि आपका जो अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। तो सपोज एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ये दोनों आपस में अमलगमेट हुए और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना लिया जेड। तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे, ये जो जेड कंपनी है दिस इज परचेसिंग कंपनी और ये जो एक्स एंड वाई है ये वेंडर कंपनी कहलाते हैं। तो आगे हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन क्या कहता है। तो भाई AS 14 ने तो क्लियर कर दिया था कि अमलगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। तो AS 14 के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां क्लियर है कि अमलगमेशन जो है वहीं पर एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया गया। बट मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड और एक जो नई कंपनी बनी वो बनी एक्स कंपनी, एक्स लिमिटेड। हुआ क्या? एक्स कंपनी ने टेकन ओवर कर चुकी है किसको? वाई कंपनी को। एक्स कंपनी ने टेकन ओवर कर चुका है वाई कंपनी को। अब जो नई कंपनी सामने आई है वो है एक्स कंपनी। ये एक्स के अंदर वाई क्या हो चुका है? एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो भी बिजनेस के डिसीजंस वगैरह लेना है वो सारी एक्स कंपनी ही लेगी। तो ये एब्जॉर्प्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक ओल्ड कंपनी होती है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी स्ट्रांग नहीं होती, काफ़ी पुअर होती है। और जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, ऐसी कंपनी को ये लिक्विडेशन में चली जाती है। जो ओल्ड कंपनी होती है, ये ओल्ड कंपनी क्या होता है? लिक्विडेशन में चली जाती है और लिक्विडेशन में जाने के बाद इसे कोई तो भी एक न्यू कंपनी टेकन ओवर करती है, इसे रिकंस्ट्रक्ट करती है, एग्जिस्टिंग कंपनी से रिकंस्ट्रक्ट करती है और एक नया तरीके से बिजनेस को शुरू करती है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये बहुत काफ़ी आसान वे होता है अपने बिजनेस को फिर से रीऑर्गेनाइज या फिर रिस्ट्रक्चर करने का, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से आपका कैपिटल रिडक्शन नहीं होता, कोर्ट से कोई अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं पड़ती और सिर्फ होता क्या है कि जो ओल्ड कंपनी के जो बैलेंसेस है, मतलब ओल्ड कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये न्यू कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है। तो काफ़ी इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे होता है आपका बिजनेस को फिर से रिस्ट्रक्चर करने का। बढ़ते हैं आगे और आगे हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो आगे हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन के अमलगमेशन के बारे में। तो अमलगमेशन की दो मेथड्स होती है। नेचर ऑफ मर्जर, जिसमें बेसिकली मैं भी आपको 5 कंडीशन बताऊंगा 1 by 1। तो ये हमें 5 कंडीशन पूरी करनी होंगी। अगर हमने ये 5 कंडीशन पूरी कर दिया तो हम कहेंगे इसे नेचर ऑफ मर्जर। तो इसके ऊपर मैं 5 कंडीशन के ऊपर आगे बात करने वाला हूँ ऑलरेडी। और दूसरी जो हमारी मेथड होती है वो होती है नेचर ऑफ परचेज। तो जो मर्जर नहीं होता वो परचेज होता है, जो मर्जर नहीं होता वो परचेज होता है। तो हम आगे इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हमने जो बात कही थी कि भाई नेचर ऑफ मर्जर में, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में वो कौन सी 5 कंडीशंस है जो सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। तो पहली जो कंडीशन है,
पहली जो कंडीशन वो है ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कि वेंडर कंपनी ने परचेसिंग कंपनी को अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। मतलब वेंडर के पास जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है अब वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, वो ट्रांसफर हो जाएंगी परचेसिंग कंपनी को। दूसरा जो पॉइंट हमें सेटिस्फाइड करना होगा, दूसरा जो कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा वो है कि सेम इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90%, मतलब कि जो वेंडर कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स थे यही सेम शेयर होल्डर्स कहाँ भी होने चाहिए, परचेसिंग कंपनी में भी होने चाहिए। एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 90% शेयर होल्डर शुड बी सिमिलर। ओके, तो ये सेकंड कंडीशन पूरी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि परचेज कंसिडरेशन का जो भी पेमेंट आप करोगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि जो परचेसिंग कंपनी है, न्यू कंपनी, उसने वेंडर कंपनी को जो ये जो कंसिडरेशन की अमाउंट देना है ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर देना है। चौथी जो कंडीशन जो पूरी करनी चाहिए वो है कि जो बिजनेस का नेचर है वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब सिमिलर नेचर का बिजनेस होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस शुड बी सिमिलर। और पांचवी और आखिरी कंडीशन है इसकी, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपको बुक वैल्यू पर सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। तो ये पांचों कंडीशन जब आप सेटिस्फाई कर देते हैं, जब पांचों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तब उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ परचेस। होप सो आपको नेचर ऑफ परचेस, नेचर ऑफ मर्जर, अगर मैंने नेचर ऑफ परचेस कहा तो सॉरी, नेचर ऑफ मर्जर। अब फिर नेचर ऑफ परचेस किसे कहेंगे, अगर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो फिर नेचर ऑफ परचेस किसे कहेंगे, तो नेचर ऑफ परचेस हम सिंपली उसे कहेंगे जो अमलगमेशन नहीं है, जो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर का नहीं है उसे हम कहेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। मतलब जो हमने 5 कंडीशंस की बात किए थे, हमने जो 5 कंडीशन देखे थे, अगर उस 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उसे हम कहेंगे कि ये नेचर ऑफ परचेस है, ये अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस है, अगर उस 5 कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो हमने बात की नेचर ऑफ मर्जर के बारे में, हमने बात की नेचर ऑफ परचेस के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो नेचर ऑफ मर्जर है उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कौन सी मेथड से होता है, तो वहां पर पुलिंग इंटरेस्ट मेथड यूज किया जाता है। बेसिकली पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, और जब हम नेचर ऑफ परचेस से अमलगमेशन करते हैं तो वहां पर परचेस मेथड का यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज है दोनों ही, अगर आप इसमें देखोगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलना है। इस चीज के ऊपर मैं आगे और आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो फिलहाल में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, आगे हम बात करते हैं अगर परचेस मेथड से हमने नेचर ऑफ परचेस के थ्रू अमलगमेशन किया है तो कौन सी मेथड यूज होगी। तो अगर हम नेचर ऑफ परचेस के थ्रू जा रहे हैं अमलगमेशन के लिए तो वहां पर परचेस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगेन आपको ये वही सारी पॉइंट्स देखने को मिल रही होंगी जो आपने नेचर ऑफ मर्जर में देखा था। आगे हम अगर बात करें परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड तो काफी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परचेस कंसिडरेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अमलगमेशन के लिए। बिकॉज अगर आपने परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं किया तो आपका कहीं ना कहीं आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा परचेस कंसिडरेशन को इन डेप्थ आपको समझा पाऊं। तो सबसे पहली बात तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन मतलब कि आपने कुछ खरीदा है उसके बदले आप कुछ पे कर रहे हैं, कंसिडरेशन आप कुछ पे कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D में ऑलरेडी आपने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो यहां हम किस चीज के कंसिडरेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अमलगमेशन में एक जो परचेसिंग कंपनी है ये क्या करता है, वेंडर कंपनी से कुछ तो भी टेक ओवर करता है। मतलब वेंडर कंपनी की इसने नेट असेट्स टेकन ओवर किया है, वेंडर कंपनी की इन्होंने क्या किया है, नेट असेट्स टेकन ओवर किया है। किसने नेट असेट्स टेकन ओवर किया है, परचेसिंग कंपनी ने। तो परचेसिंग कंपनी के पास वेंडर कंपनी के नेट असेट्स है, तो ऑब्वियस है वेंडर कंपनी से कुछ आया बट परचेसिंग कंपनी ने भी तो कुछ देना चाहिए वेंडर कंपनी को, तो ये देती है कुछ, उसे ही हम कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। तो क्या होता है इसमें, ये पेमेंट करती है जितना भी इन्होंने, इसके 3 मेथड होते हैं, हम आगे मेथड भी सीखेंगे। इसकी 3 मेथड होती है और मेथड्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसमें परचेसिंग कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, परचेसिंग कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है।
परचेसिंग कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है और परचेसिंग कंपनी कैश भी इशू कर सकती है। तो ये वे हो सकते हैं, ये मोड हो सकते हैं परचेस कंसिडरेशन में। अगर हम डिटेल में बात करें परचेस कंसिडरेशन की, तो इसमें जो कंसिडरेशन है परचेसिंग कंपनी देती है वेंडर कंपनी को। तो यही सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन मीन्स एग्रीगेट टू द ऑफ द शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज issued and payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholder of the transferor company। जो बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर समझाया, सेम वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू डिस्चार्ज द डिबेंचर होल्डर्स and other outsider liabilities and the cost of winding up of transferor company shall not be considered as a part of consideration। मतलब जो liquidation expenses या जो कुछ other expenses हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं या अदर लाइबिलिटीज को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, उसके लिए जो पेमेंट दिया जा रहा है उसे हम परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे, उसे हम परचेस कंसिडरेशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हालांकि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इंपैक्ट आता है। बढ़ते हैं आगे और हम आगे बात करते हैं परचेस कंसिडरेशन से ही रिलेटेड उसके मेथड से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई हमने बात की कि भाई किस तरीके कितने मेथड हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। बेसिकली परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड 3 मेथड होते हैं। पहला आपको यहां पर दिख रहा होगा नेट पेमेंट मेथड, दूसरा नेट असेट्स मेथड, एक और मेथड होती है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट मेथड है और बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। मेथड का नाम है लम सम मेथड। मतलब कि पहले मैं आपको लम सम मेथड को क्लियर करके बता दूं कि इस मेथड में जैसा नाम है वैसा काम है। मतलब लम सम में एक बार में आपको सीधा अमाउंट बता दिया जाएगा कि भाई हम आपको परचेस कंसिडरेशन के सो एंड सो अमाउंट दे रहे हैं। तो पहली मेथड हो गई आपकी लम सम मेथड। उसके बाद अगर हम बात करें नेट पेमेंट मेथड में, तो नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा, आपको पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि परचेसिंग कंपनी से आपको जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर से जो लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए आपको क्या क्या पेमेंट्स मिल रहे हैं। इफ आपको पेमेंट्स की 100% इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर आपको पेमेंट की 100% इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई किस तरीके से पेमेंट करना है परचेस कंपनी ने वेंडर कंपनी को, तो इस मेथड को हम कहेंगे नेट पेमेंट मेथड। और बात करें हम ऐसे केसेस जहां पर पेमेंट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो वहां पर हम बात करते हैं नेट असेट्स मेथड की। जो भी हमारा नेट असेट्स आएगा जिसमें से हम कुछ एसेट्स टेंजिबल असेट्स टेकन ओवर करेंगे एट बुक और फेयर वैल्यू, जो भी क्वेश्चंस में हमें अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंगली, बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली, उसमें से हम कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे जो परचेसिंग कंपनी टेकन ओवर कर रही है एंड उसके लिए पेमेंट अलग से नहीं पे कर रही है, ऐसी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम टेकन ओवर कर लेंगे और हम फाइंड कर लेंगे नेट असेट्स। और ये जो नेट असेट्स होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा परचेस कंसिडरेशन भी कहलाएगा। तो ये बेसिकली 3 मेथड्स है किससे रिलेटेड, परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड। बात करें हम अगर आगे कि किस तरीके से हम नेट असेट्स निकालेंगे, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी कि आपने जो असेट्स टेकन ओवर किया है उसमें से आपने लाइबिलिटीज जो टेकन ओवर किया है उसे माइनस कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, परचेस कंसिडरेशन नेट असेट्स पता चल जाएगा। और ये जो नेट असेट्स है, अगर आप नेट असेट्स मेथड से परचेस कंसिडरेशन निकाल रहे हो तो यही आपका परचेस कंसिडरेशन भी कहलाएगा। मतलब मैं नेट असेट्स मेथड इज इक्वल टू, जो भी आपका नेट असेट्स मेथड से अगर आप कर रहे हो तो नेट असेट्स इज इक्वल टू पीसी शुड बी सिमिलर, दोनों ही सेम होंगे। कब, जब आप नेट असेट्स मेथड से क्या कर रहे हैं, परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। बात करते हैं आगे हम बात करें जो हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई परचेसिंग कंपनी ने कितने शेयर इश्यूज किए, ये तो मैं न्यूमेरिकल्स में आपको और इन डेप्थ बताऊंगा जब मैं इस सीरीज के अमलगमेशन इस रिवीजन सीरीज के मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आऊंगा, तो उसमें मैं ये कैलकुलेशंस पार्ट आपको सारा सिखाने वाला हूं।
तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेट पेमेंट की जहां मैंने बात किया था कि वहां पर शेयर्स के फॉर्म में आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसे मिल सकते हैं और आपको कैश के फॉर्म में भी पैसे मिल सकते हैं। तो आपको नेट पेमेंट मेथड पे बेसिकली पेमेंट की डिटेल दी जाएंगी, आप उस पेमेंट का सम कर लोगे तो वो जो टोटल आएगी वो आपका परचेस कंसिडरेशन कहलाएगा। तो ये बात हो गई आपकी नेट असेट्स मेथड से। और तीसरा मैंने मेथड बताया था आपको जो कि है लम सम मेथड, जिसमें डायरेक्टली आपको अमाउंट गिवन होंगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परचेस कंसिडरेशन एंड द नेट असेट्स की, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस कॉन्सेप्ट को चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में लेने की कोशिश करता हूं कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि भाई क्या ये कॉन्सेप्ट कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल आपने नेट असेट्स टेकन ओवर किया है, आप परचेसिंग कंपनी है, आपने नेट असेट्स टेकन ओवर किया है 100 लाख रुपीस के, आपने नेट असेट्स टेकन ओवर किया है 100 लाख रुपीस के, बट आप पेमेंट जो कर रहे हो, जो परचेस कंसिडरेशन का आप पेमेंट कर रहे हो वो कर रहे हो 120 लाख रुपीस का, 120 लाख का। भाई ऐसा क्यों? आपने तो नेट असेट्स 100 लाख के टेकन ओवर किए, फिर आप जब आपने 100 लाख के टेकन ओवर किए तो फिर आप ज्यादा पैसा क्यों दे रहे भाई? आप 20 लाख रुपीस ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं? ड्यू टू हम ये जो 20 लाख एक्स्ट्रा दे रहे ड्यू टू द गुडविल, हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? ये जो ज्यादा पैसा हमने पे किया इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? इसे हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये ड्यू टू द अमलगमेशन एक गुडविल कंसिडर क्रिएट हो गया है, हमने वो गुडविल की वजह से हमने ये एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो ये जो डिफरेंस अराइज होगा इसे हम कंसिडर करेंगे गुडविल का, और इस गुडविल को हम आने वाले ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे हम गुडविल को। एक और कॉन्सेप्ट कि अगर हमने परचेस कंसिडरेशन कम दिया तो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नेट असेट्स, परचेसिंग कंपनी हूं, मेरे पास नेट असेट्स 100 लाख रुपीस की आई है, बट मैंने पेमेंट जो किया है परचेस कंसिडरेशन का, हो सकता है ना मैंने कम पेमेंट किया हो, तो मैंने जो पेमेंट किया है वो किया है ओनली 90 लाख का, मतलब कि मैंने 10 लाख का कम पेमेंट किया है। तो इस सिचुएशन में अब यहां पर मैंने कम पेमेंट किया, परचेसिंग कंपनी ने कम पेमेंट किया है, तो यहां पर जो डिफरेंस अराइज होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व, उस डिफरेंस को हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। ओके, गॉट इट। तो ये सारी चीजें हम न्यूमेरिकल में ऑलरेडी देखने वाले हैं जब मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, बट थ्योरेटिकली भी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड। अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड, अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर मैं सेपरेटली एक आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज काफी लंबी हो जाएंगी ये वीडियो अगर मैं इसी वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग्स भी अगर बताने लगा तो इस पार्ट को हम यहीं पे रखते हैं। आई गेस हमारा थ्योरेटिकल ऑलमोस्ट पार्ट हो चुका है जो पर्टिकुलर बेसिक्स ऑफ अमलगमेशन से रिलेटेड होना चाहिए था। आगे इसी सेम सीरीज में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे और फिर आगे हम पार्ट्स में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, और मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के मैक्स टू मैक्स वीडियो आप तक के फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी इस तरीके से कंटेंट लाने के लिए और आप तक के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन आपके इस भाई को और मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच।